इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गाज़ा की। गाज़ा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। इस आतंकी समूह ने साफ किया है कि वह न तो हथियार छोड़ेगा न ही गाज़ा। उसने कहा कि वह गाज़ा पर एक बार फिर कब्जा करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाज़ा में एक नई सरकार के गठन का था, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाज़ा शांति समझौते के टिकने पर सवाल उठने लगा है। माना जा रहा है कि इससे इजराइल एक बार फिर गाज़ा पर हमले शुरू कर सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनका समूह गाज़ा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह समूह के निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने यह भी कहा कि समूह तबाह हो चुके गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है। जिसके बाद क्या होगा, इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की गारंटी दी जाए। नज्जल ने गाज़ा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाज़ा में दर्जनों लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार डाला है। उसने सोमवार को सार्वजनिक रूप से फांसी भी दी। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते थे और जिन लोगों को फांसी दी जाती थी वे हत्या के दोषी अपराधी होते थे। हमास पर निरस्त्रीकरण का भारी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा है। उन्हें शांति समझौते की शर्तों को पूरा न करने पर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि हमास हथियार छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका कारण हमास के वरिष्ठ नेता नज्जल की टिप्पणियां गाज़ा में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली बड़ी बाधाओं को दर्शाता है। ये सब युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति बनने के कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ है। नज्जल की टिप्पणियों पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजरायल युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और योजना के अपने हिस्से को कायम रखने पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, कार्यालय ने कहा। ये अब हम बात करें भारत चीन सीमा की। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत की सीमा के पास नया मिसाइल बेस तैयार किया है। इस नए बेस में चीन ने अपने कई विनाशक पारंपरिक और न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात किया है। ब्रिटिश अखबार द डिप्लोमेट ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से चीन के रॉकेट फोर्स के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने लिखा है कि 2021 में गांसू में चीन के मिसाइल साइलो क्षेत्र की खोज के बाद से दुनिया पश्चिमी चीन में पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स PLARF की स्थिति पकड़ी नजर रख रही है। ह्यूमेन हामी और झीलानताई में मिसाइल साइलो क्षेत्रों की खोज को एक्सपर्ट ने चीन के न्यूक्लियर डेटरेंस से जोड़ा है। साल 2024 में पेंटागन ने अनुमान लगाया था कि चीन 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बना लेगा, जबकि बीजिंग उन हथियारों को लॉन्च करने के लिए नए प्रकार के मिसाइलों को विकसित करने पर काम कर रहा है। 3 सितंबर को अपनी सैन्य परेड में चीन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया था, जिसमें नई साइलो आधारित DF-31BJ और नई DF-61 मिसाइलें शामिल थीं। द डिप्लोमेट ने सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स विश्लेषण के हवाले से दावा किया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स PLARF ने तिब्बती पठार के बाद छिंगहाई प्रांत के गोलमुड क्षेत्र में नई मिसाइल फैसिलिटी विकसित की है। यह इलाका समुद्र तल से करीब 9000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और लंबे समय से चीन की सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए महत्वपूर्ण सेंटर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में अब यहाँ नई लॉन्च साइट्स और भंडारण ढांचे दिख रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि चीन इस क्षेत्र को एक बड़े मिसाइल ब्रिगेड के रूप में डेवलप कर रहा है। माना जा रहा है कि यह नई तैनाती भारत और ताइवान दोनों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। डिप्लोमेट के मुताबिक गोलमुड के पास स्थित इन ठिकानों का संबंध PLARF के बेस 64 से है, जिसका हेडक्वार्टर लाओंझू में है और जो उत्तर पश्चिमी चीन में मिसाइल संचालन की जिम्मेदारी संभालता है। सैटेलाइट तस्वीर में नई हाई बे गैरेज, कंक्रीट लॉन्च पैड्स और सपोर्ट बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो आमतौर पर चीन की मोबाइल मिसाइल ब्रिगेड की तैनात करने की शैली से मेल खाती हैं। डिप्लोमेट्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि यहाँ चीन के मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलिंग सिस्टम DF-26 को तैनात किया जा सकता है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसमें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉलेट लगाए जा सकते हैं। कुछ विश्लेषक तो ये भी मान रहे कि भविष्य में चीन यहाँ डोंगफेंग 27 मिसाइल की भी तैनाती कर सकता है। गोलमुड में मिसाइल बेस बनाने का मतलब है यहाँ से भारत को चीन चुनौती दे सकेगा। DF-26 मिसाइल की रेंज ऐसी है कि वह छिंगहाई से भारत के लगभग सभी प्रमुख एयरबेस और लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बना सकता है, चाहे वो लद्दाख में थोइस हो, उत्तराखंड का देहरादून हो या फिर यहाँ तक कि अंडमान निकोबार क्षेत्र तक की सप्लाई चेन हो। इस मिसाइल की डबल कैपेसिटी यानी परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार की क्षमता भारत की सामरिक प्रतिक्रिया को जटिल बना देती है। ऐसी स्थिति में चीन के किसी भी मिसाइल लॉन्च को पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा। मतलब ये कि चीन ने पारंपरिक मिसाइल लॉन्च किया
या फिर परमाणु मिसाइल, इसे पहचानना काफ़ी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध विनाशक हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए गलतफहमी में आकर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने की भी आशंका बन जाती है। भारत पहले से ही अपनी उत्तरी सीमा पर चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर काफ़ी सतर्क है, लेकिन गोलमुड़ में यह विस्तार भारत के लिए स्ट्रेटेजिक स्थिति को काफ़ी संवेदनशील बना देता है। लद्दाख सीमा से करीब 600 किलोमीटर दूर यह नया ठिकाना चीन को का ऐसा बफर जोन देता है जहां से वह मिसाइल हमले कर सकता है और भारत के रडार निगरानी की सीधी पहुंच से बाहर रह सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब अपने मिसाइल रक्षा तंत्र को पश्चिमी कमांड के साथ साथ उत्तरी दिशा में भी मजबूत करने की होगी। इसके अलावा नई ब्रिगेड से चीन को युद्ध के समय मिसाइल रोटेशन का लचीलापन मिलेगा, यानी अगर उसे ताइवान या दक्षिण चीन सागर में मिसाइल भेजनी हो तो गोलमुड़ से यूनिट्स को तैनात कर सकता है। गोलमुड़ में मिसाइल बेस बनाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका उसके एशियाई सहयोगियों के लिए भी बड़ा संकेत है। डोंगफेंग 26 मिसाइल को अक्सर गुआम किलर मिसाइल कहा जाता है क्योंकि ये अमेरिका बेस गुआम तक हमला कर सकती है। गोलमुड़ जैसे ऊंचे इलाकों में इन मिसाइलों की तैनाती से चीन न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। ये विस्तार बताता है कि बीजिंग पश्चिमी चीन को अपने लॉन्ग रेंज प्रतिरोध लॉन्ग रेंज डिटरेंस ढांचे का केंद्र बना रहा है। भारत के लिए जरूरी है कि अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाए ताकि दुश्मन को रोका जा सके। आइए बात करें यूरोपीय देशों की। यूरोपीय देश पिछले कई दशकों से अपने आसमान की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है। अभी भी यूरोप के कई देश अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये देश अब अरबों डॉलर खर्च करने वाले हैं, लेकिन अब हवाओं ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। फ्रांस अब अपने राफेल लड़ाकू विमान के आने वाले सुपर राफेल वेरिएंट, जिसे F5 कहा जा रहा है, वो आने वाले वक्त में यूरोप के आसमान से अमेरिकी फाइटर जेट के पाँव को उखाड़ सकता है। फ्रांस का लक्ष्य अब अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II को टक्कर देना है। अब यह सिर्फ विमान बेचने का मामला नहीं है, बल्कि यूरोप के अपना लक्ष्य है भविष्य पर नियंत्रण हासिल करने और वाशिंगटन पर अपनी निर्भरता कम करने की देश है। फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने घोषणा की है कि वो अपने मशहूर राफेल फाइटर जेट का अगला संस्करण राफेल F5 यानी सुपर राफेल विकसित कर रही है, जो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II को सीधी चुनौती देगा। नेशनल सिक्योरिटी जनरल के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन के प्रमुख एरिक ट्रैपियर ने हाल ही में घोषणा की कि वो फ्रांस को जल्द ही राफेल F5 विकसित करने का सरकारी अनुमति मिलेगा, जिसके 2030 तक सेवा में आने की उम्मीद है। इस एडवांस फाइटर जेट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, अगली पीढ़ी की मिसाइलें और साथ में उड़ने वाले मानव रहित लॉयन विंगमैन ड्रोन को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। इसका लक्ष्य यूरोपीय देशों को एक ऐसा स्वदेशी विकल्प प्रदान करना है जो F-35 की क्षमताओं से मेल खाता हो और अमेरिका का जहां कोई शर्त नहीं हो। यूरोप में लड़ाकू विमानों को लेकर ये बदलाव ऐसे समय हो रहा है जब कई देशों ने F-35 खरीदने के अपने फैसलों पर फिर से विचार करने शुरू कर दिए हैं। स्पेन ने हाल ही में F-35 खरीदने की योजना खारिज कर दी और उसने यूरोप फाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट टियर सिस्टम FCAS जैसे यूरोपीय प्रोजेक्ट्स में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। स्पेन के अलावा पुर्तगाल ने भी अपने F-35 सौदे को रोक दिया है। उसने इसके पीछे अमेरिका में राजनेताओं के अनिश्चित फैसले और सॉफ्टवेयर और सप्लाई चेन पर निर्भरता को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा अब चर्चा ये भी है कि लिस्बन फ्रांस व राफेल की ओर झुक सकता है। ये सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है कि वे अब अपनी सुरक्षा के लिए वाशिंगटन में पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। क्या सुपर राफेल वास्तव में F-35 का मुकाबला कर सकता है? सुपर राफेल की क्षमताएं इसे F-35 के खिलाफ एक मजबूत दावेदार बनाती हैं। F-5 वेरिएंट की सबसे खतरनाक क्षमता इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो विमान के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसके अलावा इसमें क्लब राफेल नेटवर्क नाम का एक अलग नेटवर्क सिस्टम होगा, जो पायलट और ड्रोन के बीच इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम बनाएगा। ये जेट फ्रांस की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ASN-4G को भी ले जाने में सक्षम होगा, जिससे यह देश की परमाणु प्रतिरोध नीति का अहम हिस्सा बनेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक शील्ड प्रणाली दुश्मन के रडार और मिसाइल खतरों से बचाव करेगी। इस तकनीकी स्तर पर राफेल यूरोपीय आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्मार्ट फाइटर के रूप में उभर सकता है। फ्रांसीसी राफेल अब कई देशों के लिए सबसे विश्वसनीय जेट बन चुका है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इसे खरीदा है, जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। लेकिन यूरोप के भीतर राफेल को F-35 के स्टेल्थ और हाई टेक इमेज से कड़ी चुनौती मिली है, लेकिन राफेल F-5 अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर को यूरोपीय आसमान से बाहर कर सकता है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.